Hello everyone, welcome back to my channel. This is Bhumika and हम CG सेट और CSI नेट की सीरीज कंटिन्यू करते हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा था न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे कल, तो हम उसे क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं, DNA और RNA। डीएनए जो है वो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, और जो आपके आरएनए है वो एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ओनली इन वायरसेस। फिर हमने देखा था मेजर डिफरेंस के बारे में। तो मेजर डिफरेंस में हमने क्या पढ़ा था कि मेजर डिफरेंस होता है शुगर का, है ना। उसमें हम कुछ और भी कॉमन डिफरेंस पढ़ते हैं, जैसे कि सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड में पढ़ते हैं, बट दे आर द एक्सेप्शन, क्योंकि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड, ट्रिपल हेलिक्स और 4 स्ट्रैंड से भी बना हुआ मिलता है, जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है। आरएनए का हमने देखा था कि आरएनए जो है वो कुछ कंडीशन में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिलते हैं, जैसे कि एडीएनए। ओके। नेक्स्ट एक और एक्सेप्शन केस था, जैसे कि आपका थाइमिन और यूरासिल। तो जो डीएनए है ना, डीएनए में अगर हम डीएनए को किसी भी हाई पीएच वाले कंडीशन में, हाई पीएच वाले सोल्यूशन में डालते हैं, तो वहां पर साइटोसिन जो है वो अमीनो ग्रुप को डोनेट करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है यूरासिल में। शायद मैंने थाइमिन बोल दिया है, थाइमिन नहीं है, दैट इज साइटोसिन एंड यूरासिल। तो साइटोसिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरासिल में। तो ये भी एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, ये हमने कल के लेक्चर में देखा है। ओके। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा, हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड जो है वो मोनोमर होते हैं, पॉलीमर होते हैं, उसके मोनोमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। हमने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड्स किन किन चीजों से मिलकर, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। दे आर द नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, हमने तीनों चीजों को डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने शुगर्स पढ़ा, नाइट्रोजनस बेसेस पढ़े। नाइट्रोजनस बेसेस में हम प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने उसके मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, है ना। उसके बाद फिर हमने क्या कवर किया था, शुगर कवर किया था। शुगर में हमने देखा था नॉन प्लानरिटी, मतलब शुगर पकरिंग 2 प्राइम 3 प्राइम हमने कवर किया था। नेक्स्ट हमने देखा था आपके नेक्स्ट हमने देखा था न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ठीक है, ओके। सो अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, टॉर्जन एंगल्स, चारगाफ रूल, स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए, ट्रिपल हेलिक्स डीएनए, क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझ में, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, इस टर्म को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, पॉली मीन्स पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड मीन्स पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड की चेन। तो न्यूक्लियोटाइड की जो लंबी चेन है वो मिलकर बनाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, हम न्यूक्लियोटाइड देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड कितने तरह के होते हैं, इसमें हम नाइट्रोजनस बेस के हिसाब से हम न्यूक्लियोटाइड को लिखते हैं। जैसे नाइट्रोजनस बेस में हमारे पास होते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, तो क्योंकि हम डीएनए लिख रहे हैं तो डीएनए में हम सब में डी ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हम इसे एज इट इज लिख देंगे, जैसे एटीपी, जीटीपी, टीटीपी, सीटीपी ऐसे लिख देंगे, तो वो आरएनए बन जाएगा। इसलिए जब हम डीएनए लिखते हैं तो हमेशा हम डी सामने में जो स्मॉल लेटर डी है इसे हम एब्रिविएशन के तौर पे हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की हम बात कर रहे थे। जब न्यूक्लियोटाइड जो है, जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो जब अटैच होते हैं, एक के नीचे एक जब वो अटैच होते हैं, तो वो हमेशा अटैच होते हैं ट्राइफॉस्फेट कंडीशन में। वो हमेशा ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट के कंडीशन में वो अटैच होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्राइफॉस्फेट कंडीशन को ही वो, उसके सबस्ट्रेट को ही वो ऐड कर सकता है डीएनए में। इसलिए जो जब भी न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं वो हमेशा
बनते अटैच होते हैं ट्राइफॉस्फेट कंडीशन में। तो जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ने लगते हैं, है ना, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड्स आपके कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, इस इमेज में देख सकते हो आप कि ये एक फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और ये है सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है इसका, है ना, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है इसका 3' OH जो है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है फॉस्फेट ग्रुप से ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा मैंने? जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका जो 3' OH ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से। अब यहाँ पे मैंने आपको मोनोफॉस्फेट शो किया है जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, बट हमेशा याद रखना कि हमेशा ट्राइफॉस्फेट की कंडीशन में ही वो जुड़ता है, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको मोनोफॉस्फेट दिखाया है, बट हमेशा वो ट्राइफॉस्फेट की कंडीशन में जुड़ता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फॉर्म करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और साथ में जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है उसके साथ वो एलिमिनेट करता है H2, मतलब यहाँ पर वाटर रिलीज होता है। इसे हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर वाटर का रिलीज होता है, ठीक है। इसमें एक और चीज याद रखना, क्योंकि 3 फॉस्फेट होते हैं, कल हमने पढ़ा था कि 3 फॉस्फेट्स होते हैं, उसमें जो सबसे इंटरनल फॉस्फेट है उसे हम कहते हैं अल्फा फॉस्फेट, उसके बाद बीटा फॉस्फेट होता है, उसके बाद गामा फॉस्फेट होता है। तो जो सबसे जो इंटरनल फॉस्फेट होता है उससे जुड़ता है आपका न्यूक्लियोटाइड, है ना, उस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ठीक है। तो वो चीज आपको याद रखना है कि अल्फा फॉस्फेट जो है, अल्फा फॉस्फेट पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ऑन द 5' फॉस्फेट, दैट इज अल्फा फॉस्फेट। तो अब इसके बाद आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और साथ में वाटर जो है वो रिलीज हो गया, ठीक है। अब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है ये कोवलेंट बॉन्ड है। एक चीज याद रखना, आप कोई भी बायोमोलिक्यूल पढ़ो उसमें जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड से ही जुड़ते हैं, है ना। चाहे वो आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो, चाहे वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो, ठीक है, वो सारे जो है आपके कोवलेंट बॉन्ड्स में आते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में हम देखते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है जिसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म करता है। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसे हम ब्रेक कर सकते हैं बाय फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम। फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम का यूज कुछ स्पेशल कंडीशन में होता है, बट न्यूक्लियस जनरली हम यूज करते हैं न्यूक्लियस का टू ब्रेक दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो हाईली स्टेबल होता है डीएनए में, है ना। आरएनए में ये स्टेबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आरएनए का जो 2' है ना, जो आरएनए का 2' है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है अपने ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे, और उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को वो ब्रेक कर देता है। इसलिए आरएनए को हमें प्रिकॉशन से ही हैंडल करना पड़ता है जब भी हम लैब में उसको हैंडल करते हैं, या फिर जब वो रिसर्च फील्ड में जाते तो हम जब भी जो आरएनए है, आरएनए को हम cDNA के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, क्या पढ़ा हमने कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं, है ना। कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब इसमें 3' जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है 5' फॉस्फेट पे ऑफ द अल्फा फॉस्फेट, और फिर वहां पर जो है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, एलिमिनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कंप्लीट किया। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं और एक सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं, वहां पर वो फॉर्मेशन कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, और वो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये जो बना है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसे हम न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू कहते हैं,
इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम पॉली एनायंस कहते हैं। पॉली एनायंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास होते हैं फॉस्फेट। ऑफ कोर्स न्यूक्लियोटाइड्स के पास होते हैं फॉस्फेट, और फॉस्फेट होते हैं तो उसकी वजह से उनपे चार्ज आता है ना, वो एसिडिक हो जाते हैं। इस वजह से इसे हम फॉस्फेट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, हमने अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया, हमने सिंगल स्ट्रैंड बना लिया। ठीक है, हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लिया, सिंगल स्ट्रैंड बना लिया। अब हमें डबल स्ट्रैंड बनाना है। तो डबल स्ट्रैंड के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसने दिया था? वाटसन क्रिक। जो मॉडल हम पढ़ते हैं वो होता है बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पर वाटसन क्रिक ने जो मॉडल हम पढ़ते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वाटसन क्रिक ने क्या रूल दिया था अपने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए? कुछ बेस पेयरिंग रूल्स दिए थे। तो क्या थे वो बेस पेयरिंग रूल्स? कि जब दो स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ते हैं वो हमेशा एंटी पैरेलल कंडीशन में जुड़ने चाहिए। एंटी पैरेलल कंडीशन में जुड़ने चाहिए। एंटी पैरेलल मतलब एक स्ट्रैंड जो होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में जुड़ेगा, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में जुड़ेगा। और दूसरा उन्होंने रूल बताया था कि यहाँ पर बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी होनी चाहिए। बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी का मतलब क्या होता है? बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी का मतलब होता है कि जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। मतलब कि इनके लिए स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेसिस है वो आपस में स्पेसिफिक थे एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एडेनिन जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगर हम इस वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? हमें चाहिए वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, मतलब कि प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। और क्या चाहिए? साथ में आयनिक इंट्रैक्शन होना चाहिए। तो अगर हम प्रॉपर बेसिस पर रखेंगे तभी वहां पर प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इसलिए जैसे जो बेस पेयरिंग रूल्स है ये फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ठीक है, आगे हम देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोजिशंस के बारे में। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोजिशंस में हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोजिशंस हैं, जैसे कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है, यहाँ पर 2 बॉन्ड्स बनते हैं, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इनका पोजीशन हम आपको याद रखना होगा, दैट इज 6 4 1 3 एंड 2 2। ठीक, 6 4 1 3 एंड 2 2। ठीक है, तो जो बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स में जो पॉलीमर्स होते हैं, स्पेशली प्रोटीन्स हो या न्यूक्लिक एसिड हो, उसमें हमें ये चीज याद रखना है कि जो आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पोजिशन याद रखनी है, 6 4 1 3 एंड 2 2। 6 4 1 3 एंड 2 2। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, हमने अभी देखा कि इसका पोजीशन होता है, ठीक है, 6 4 1 3 और 2 2। तो यहाँ पर देखो जो एडिनोसिन है ना, एडिनोसिन का जो 6th पोजीशन है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? हमें क्या क्या चाहिए होता है? एक मेन एटम चाहिए होता है दैट इज हाइड्रोजन, और चाहिए होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब ये है एडिनिन, है ना। एडिनिन नाइट्रोजन स्पेस है, तो एडिनिन किसके साथ पेयर करता है? थाइमीन के साथ। एडिनिन जो है 2 डबल बॉन्ड बनाता है, तो एडिनिन जो है वो थाइमीन के साथ पेयर करेगा। तो ये है थाइमीन। अब थाइमीन में देखो, थाइमीन में आपके पास जो ओ है ना, जो ऑक्सी ग्रुप है। अब हमेशा हमें पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जो है जब ये हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये ऑक्सी ग्रुप जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 4 1 एंड 3 1 3
तो ये जो है, अब देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है वो डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर आपका प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। वैसे ही गुआनिन और साइटोसिन में भी है कि इसमें देखो, इसमें 3 बॉन्डिंग होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो एक एक्सेप्ट कर लेगा, एक लेगा, फिर एक एक्सेप्ट करेगा, एक देगा, ऐसा ऐसा सिचुएशन यहाँ पर भी होगा, है ना। तो ये जो है 641322, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किस पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये आपको सबको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है न्यूक्लिक एसिड में, वो उसमें कौन से कितने डोनर्स है, कितने एक्सेप्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला है एडिनिन। एडिनिन किसके साथ पेयरिंग करता है? थाइमिन के साथ डीएनए में, और यूरासिल के साथ आरएनए में। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर होते हैं 2 बॉन्ड, इसमें एक होता है डोनर, एक होता है एक्सेप्टर। थाइमिन की अगर मैं बात करूं, ये भी सेम होता है, ये एडेनिन के साथ पेयर करते हैं और यहाँ पर भी 2 बॉन्ड होते हैं, एक डोनर एक एक्सेप्टर। यूरासिल की बात करें तो ये एडेनिन के साथ पेयर करता है, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड होते हैं, एक डोनर और एक एक्सेप्टर। साइटोसिन की मैं बात करूं तो साइटोसिन भी ये गुआनिन के साथ पेयर करते हैं और यहाँ पर होते हैं 3 बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर ये याद रखना, साइटोसिन और गुआनिन में कंफ्यूजन होता है। साइटोसिन जो है इसके पास 2 एक्सेप्टर होते हैं और एक डोनर होता है, बट जो गुआनिन है, गुआनिन के पास 2 डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, और इसीलिए गुआनिन जो है हाईएस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी रखता है। ये जो गुआनिन के बारे में, ये हाईएस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी है ना, ये पूछा गया है एग्जाम में कि किसकी ज्यादा हाईएस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी होती है। इसलिए मैंने मार्क कर दिया है, तो इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये गुआनिन के पास क्या होता है, इसके पास देने की क्षमता ज्यादा होती है, लेने की क्षमता कम होती है, तो जो दे रहा है वो सबसे बड़ा है ना। तो गुआनिन जो है वो, उसके पास वो 2 डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट है टॉर्जन एंगल्स। टॉर्जन एंगल्स क्या होते हैं? टॉर्जन एंगल्स होते हैं जो हम जो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं ना, उसमें जो एंगल्स रोटेट करते हैं, ना, जो एंगल्स रोटेट करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, उसे हम टॉर्जन एंगल्स कहते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले इसमें एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे याद रखना कि यहाँ पर होते हैं 6 बैकबोन टॉर्जन एंगल्स और एक होता है ग्लाइकोसिडिक टॉर्जन एंगल्स। ठीक है, ये देखो, ये फर्स्ट फॉस्फेट है और ये है लास्ट फॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो है हमने इसे ऐसे पलट के बनाया है, तो इसका जो बेस है वो इस साइड आ गया है ना। बेस इधर है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के पास एक टॉर्जन एंगल मिलेगा और इस इतने में 6 बैकबोन टॉर्जन एंगल्स मिलेंगे। ये जो है शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, तो यहाँ पर जो आपको 6 बैकबोन टॉर्जन एंगल्स भी मिलेंगे। तो सिर्फ याद रखना कि टोटल 7 टॉर्जन एंगल्स होते हैं, जिनमें से 6 बैकबोन टॉर्जन एंगल होता है और एक होता है ग्लाइकोसिडिक टॉर्जन एंगल। नेक्स्ट है चारगाफ रूल। चारगाफ रूल को दिया था एरविन चारगाफ नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। तो चारगाफ रूल क्या कहता है, ये केवल डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए है। तो चार्गा टूल क्या कहता है कि प्यूरिन्स जो है, जो प्यूरिन्स होता है ना, एक एडेनिन और गुआनिन, वो पायरेमिडीन्स के इक्वल होता है। क्या कह रहा है कि प्यूरिन्स जो है वो पायरेमिडीन्स के इक्वल होते हैं, और कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें प्यूरिन्स पायरेमिडीन के इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत इजी है, सबको पता ही होगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं चार्गा टूल। मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको। देखो, सबसे पहले इसमें याद रखना ये चीज कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए है और प्यूरिन हमेशा पायरेमिडिन के इक्वल होता है, इस चीज को याद रखना। कुछ कंडीशन में प्यूरिन इज नॉट इक्वल टू पायरेमिडिन, ये है। ठीक है, तो कुछ जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने दिया, अगर डीएनए मॉलिक्यूल में मैंने आपको दिया 20% थाइमिन और आपको मैंने पूछा कि साइटोसिन कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ओके, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास थाइमिन है 20% और मेरे को कैलकुलेट करना है साइटोसिन। तो थायमिन अगर 20% है, तो मैंने बताया कि प्यूरिन जो है, तो मैंने बताया कि जो प्यूरिन है वो पायरिमिडीन के इक्वल होगा।
प्यूरिन जो है वो पायरिमिडीन के इक्वल होगा। जैसे एडेनिन और गुआनिन आपका ये आते हैं प्यूरिन, और साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन जो है आपके पायरिमिडीन्स। तो थाइमिन इज पायरिमिडीन, है ना, 20%। तो यहाँ पर अब साइटोसिन पूछा है, साइटोसिन है ये। तो अभी देखो, अब ये जो थाइमिन है वो किसके साथ पेयर बनाता है, ये बनाता है आपके एडेनिन के साथ, ठीक है। तो अगर ये थाइमिन आपका 20% है तो एडेनिन भी 20% होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि एडेनिन जो है वो सॉरी जो प्यूरिन है वो पायरिमिडीन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एडेनिन जो है वो आपका प्यूरिन है और थाइमिन जो है ये पायरिमिडीन है। तो अगर थाइमिन के पास 20% है तो एडेनिन के पास भी 20% होगा। तो ये आपका कैलकुलेट करके आ जाता है 40%। अब अगर मैंने 100% में से 40 माइनस किया तो कितना बचा, 60। अब इस 60 को हम डिवाइड करते हैं, 60 को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, 30-30 कैसे बांटेंगे, अपने पास कौन बचा, अपने पास बचा है साइटोसिन, ठीक, और थाइमिन अपने पास बचा। चलो, क्योंकि हम डीएनए में देख रहे हैं तो हम यहाँ पे यूरेसिल को भी नहीं लेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा था साइटोसिन में कितना होगा। तो देखो साइटोसिन में, यहाँ पर देखो साइटोसिन में अब कितना आएगा, 30, 30 इसमें, 30 इसमें, टोटल 60। तो साइटोसिन का कितना निकल गया, 30%, ठीक है। अब वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में साइटोसिन 20% दिया है, तो टोटल परसेंटेज क्या होगा एडेनिन और थाइमिन का, तो सेम सीक्वेंस में निकालेंगे हम, है ना। साइटोसिन को हम पहले साइटोसिन को इक्वल कर देंगे। साइटोसिन किसके इक्वल होगा, गुआनिन के। तो गुआनिन कितना, साइटोसिन कितना है 20, तो गुआनिन भी हो जाएगा 20, टोटल हो गया 40। अब अपने पास कितना बचा, 60। तो 60 को हम डिवाइड करेंगे एडेनिन और थाइमिन में, तो हमारे पास परसेंटेज आ गया 60%। एडेनिन के पास 30, थाइमिन के पास 30, तो टोटल हो गया 60%। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये हमें पता है कि वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिया था, ठीक है। ये क्या किए थे इन्होंने, ये काम कर रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ठीक है, यहाँ वहां उनका लैब था, वहां ये काम कर रहे थे। तो ये क्या किए, ये ना चारगाफ की फाइंडिंग, मतलब चारगाफ भी वही काम कर रहे थे। अब चारगाफ की फाइंडिंग्स जो थी वो इन्होंने क्या किया, उन्हें क्या एडवांटेज मिल गया कि वो जो खोज किए थे, मतलब जो भी उन्होंने चारगाफ रूल बनाया था ना, वो इन्होंने अपने एडवांटेज के लिए वॉटसन और क्रिक ने ले लिया। और रोजलिन फ्रैंकलिन ने और जो मॉरिस विल्किन है, रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन ने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो उन्होंने दिया था, उसे भी उन्होंने अपने एडवांटेज के लिए ले लिया। और उसके बाद में इन सब चीज को मिक्स करके, मतलब इन सब से अपना डेटा वगैरह जो भी उन्हें निकालना था वो सब निकाल के उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है। तो वॉटसन क्रिक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को आज हम बी फॉर्म ऑफ डीएनए के नाम से जानते हैं, सबको पता है, ठीक है। और कुछ अदर फॉर्म्स होते हैं, अदर कंफर्मेशन होते हैं डीएनए के, जैसे ए डीएनए, जेड डीएनए एंड सी डीएनए, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि ये तीनों अलग अलग डीएनए नहीं है, ये कुछ सर्टेन कंडीशन में, कुछ ऐसे कंडीशन, स्पेसिफिक कुछ कंडीशन की वजह से ये जो, जैसे बी डीएनए है वो अपना जो उनका कंडीशन है ना, जो उनका फॉर्म है वो चेंज करते हैं फॉर सर्टेन कंडीशन। लाइक कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो इन्हें अफेक्ट करती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे ये फॉर्म डिपेंड करते हैं। जैसे कि पहला होता है, हम देखते हैं इंटरनल प्रॉपर्टी। तो इंटरनल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं बेस सीक्वेंस। बेस सीक्वेंस में होता क्या है, बेस सीक्वेंस में हम देखते हैं कुछ होते हैं रैंडम सीक्वेंस। तो अगर बेस सीक्वेंस में आपको रैंडम सीक्वेंस देखने को मिले, कोई भी रैंडम सीक्वेंस अगर आ रहा है तो वहां पर कौन सा फॉर्म होगा, बी फॉर्म। अगर बेस सीक्वेंस में प्यूरिन पायरिमिडीन का रिपीट है तो वहां पर आएगा जेड फॉर्म। अगर बेस सीक्वेंस में प्यूरिन और पायरिमिडीन की कंटिन्यूअस स्ट्रेच है तो वहां पर होगी ए फॉर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी अगर बात करूं तो सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर हाई होगा, अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई होगा तो जेड फॉर्म। अगर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होगी, मतलब लो वाटर कंडीशन होगी, तो ए फॉर्म। और अगर एक्वस कंडीशन होगी तो बी फॉर्म, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इंटरनल प्रॉपर्टी में बेस सीक्वेंस और एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में कुछ ऐसे कंडीशंस जिसकी वजह से जो फॉर्म्स है ऑफ डीएनए वो चेंज होते हैं। लाइक इंटरनल प्रॉपर्टी में मैंने बताया बेस सीक्वेंस अगर रैंडम होगा तो बी फॉर्म, प्यूरिन पैरामिडिन के रिपीट्स मिलेंगे तो जेड फॉर्म, पायरिन और
ये पिरिमिडिन की कंटिन्यूस स्ट्रेच मिलेगी तो ए फॉर्म। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में अगर सॉल्ट कंसेंट्रेशन हाई मिलेगा तो जेड फॉर्म। लो वाटर डिहाइड्रेशन कंडीशन मिलेगा तो ए फॉर्म। और एक्वस कंडीशन मिलेगा तो बी फॉर्म। नेक्स्ट है मेजर ग्रोव और माइनर ग्रोव। मेजर ग्रोव और माइनर ग्रोव किसे कहते हैं? तो जब ये जो शुगर बैकबोन है ना, ये जो बैकबोन है, अगर इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस है तो वो मेजर ग्रोव होगी, और अगर इनके बीच में कम डिस्टेंस है जैसे ये है ना, जैसे ये, तो ये होगी माइनर ग्रुप। तो मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप में आपको कुछ चीजें याद करनी है, जैसे प्यूरेंस में मेजर ग्रुप का जो पोजीशन है वो क्या है, N7 C6 C5। ठीक है, प्यूरेंस में मेजर ग्रुप का पोजीशन है N7 C6 और C5, और पायरिमिडीन्स में मेजर ग्रुप का पोजीशन है C4 एंड C5। ये मैं थोड़ी देर बाद आपको पाथफाइंडर की बुक से कवर कराऊंगी, पहले मैं अपनी नोट्स से कवर करा रही हूँ उसके बाद। ठीक है, तो मेजर ग्रुप में हमने क्या देखा, प्यूरेंस में हमें क्या याद रखना है, N7 C6 C5, और पायरिमिडीन्स में याद रखना है C4 और C5। और माइनर ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो माइनर ग्रुप तो दोनों सेम ही है प्यूरिन और पायरिमिडीन के लिए, C2 इज द माइनर ग्रुप। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। टाइप्स ऑफ डीएनए में सबसे पहले हम देखते हैं बी डीएनए। ठीक है, ये भी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसके बारे में भी हम कर लेते हैं। बीडीएनए में क्या होता है, बीडीएनए अभी हमने पढ़ा कि वाटसन क्रिक मॉडल है बीडीएनए। ठीक है, ये कब पाया जाता है, जब एक्वस कंडीशन हो। राइट हैंडेड हेलिक्स होती है। बेस पेयर पर टर्न, बेस पेयर पर टर्न कितनी होती है, 10.4 बेस पेयर पर टर्न। इसकी हेलिक्स पिच होती है 33.2 आर्मस्ट्रॉन्ग के अराउंड, और हेलिक्स डायमीटर होती है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड यहाँ पर होती है एंटी कन्फर्मेशन की, और शुगर पकड़िंग होती है 2 प्राइम एंडो। ठीक है, C2 प्राइम एंडो इज शुगर पकड़िंग, शुगर पकड़िंग, एंड ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड जो है वो होती है एंटी कन्फर्मेशन। ठीक है, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेजर ग्रुप यहाँ पर होती है वाइड एंड डीप, एंड माइनर ग्रुप होती है नैरो एंड डीप। फिर है ए फॉर्म ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर बेस जो है, सबसे ज्यादा बेस डिसऑर्डर्ड किस में मिलते हैं, ए फॉर्म में, जेड में नहीं मिलते। ए फॉर्म में बेस जो है वो डिसऑर्डर्ड मिलते हैं। अब ये जो है फेवर करता है नॉन एक्वस सोल्यूशन में, हमने भी देखा ना, नॉन एक्वस मतलब डिहाइड्रेशन सोल्यूशन में ए फॉर्म फेवर करता है। अब ये राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, बी फॉर्म भी राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। इसमें बेस पे पर हेलिकल टर्न कितना होता है, 11। ये बीडीएनए से ज्यादा थिक होता है, 23 आर्मस्ट्रॉन्ग डायमीटर होती है इसकी। इसमें ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड जो है वो एंटी ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड देखने को मिलती है। शुगर पकड़िंग जो है C3 प्राइम एंडो शुगर पकड़िंग देखने को मिलती है। मेजर ग्रुप यहाँ पर नैरो एंड डीप होगा, और माइनर ग्रुप यहाँ पर वाइड एंड शैलो प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में डिफरेंस आ जाता है कि लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होती है, जिगजैग पैटर्न में यहाँ पर मिलती है। डायमीटर इसका 18 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, और 12 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न प्रेजेंट होती है। ऑल्टरनेटिंग यहाँ पर प्यूरिन और पिरिमिडीन की रेसिड्यूज प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जेड फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी जेड फॉर्म प्रेजेंट होती है। शुगर पकड़िंग और ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पायरिमिडीन हमें जेड फॉर्म में एंटी में देखने को मिलती है। पायरिमिडीन हमेशा एंटी में देखने को मिलती है, कभी भी सिन में नहीं पाई जाती वो। ठीक है, और पकड़िंग की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली जो साइटोसिन है, स्पेशली साइटोसिन में आपको 2 प्राइम एंडो देखने को मिलेगा, और आपको जो प्यूरिन है उसमें ग्वानिन पोजीशन में यहाँ पर 3 प्राइम एंडो देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, और क्या था कि जो मेजर ग्रुप होता है जेड डीएनए में, मेजर ग्रुप होती है एब्सेंट, माइनर ग्रुप होती है ओनली डीप नैरो ग्रुप इज प्रेजेंट। अब मैं बात करूं ट्रिपल हेलिक्स डीएनए की। ट्रिपल हेलिक्स डीएनए में ये दिया था फेल्सेनफेल्ड और रिच ने 1957 में फर्स्ट डिस्क्राइब किया था ट्रिपल हेलिकल न्यूक्लिक एसिड को। इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले तो डबल हेलिक्स डीएनए होती है। डबल हेलिक्स डीएनए नॉर्मल वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग वाली होती है। उसके साथ आपका जो थर्ड स्ट्रैंड है वो आगे जुड़ता है, और जो थर्ड स्ट्रैंड है वो जुड़ता है नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग, मतलब इसे हम कहते हैं हुक्स्टन बेस पेयरिंग। ट्रिपल हेलिक्स डीएनए, ट्रिपल हेलिकल न्यूक्लिक एसिड, ये फर्स्ट डिस्क्राइब किया था फेल्सेनफेल्ड और रिच ने। सबसे पहले यहाँ पर डबल हेलिक्स डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है जो वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग से जुड़ा होता है। इसके साथ थर्ड स्ट्रैंड जो है वो ज्वाइन करता है विया नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग से, जिसे हम हुक्स्टन बेस पेयरिंग भी कहते हैं। ठीक है,
तो अब ये जो यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है, ट्रिपल हेलिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो दो तरह का होता है। एक होता है इंटर स्ट्रैंड, एक होता है इंट्रा स्ट्रैंड। इंटर स्ट्रैंड मतलब कोई नया थर्ड स्ट्रैंड आकर जुड़ता है, और इंट्रा स्ट्रैंड मतलब होता है कि यही जो डबल हेलिक्स है वो ही फोल्ड होके अपनी ही हेलिक्स के साथ वो जुड़ जाता है। ठीक। सो अब हम देखते हैं डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम लीनियर फॉर्म में पहले इसे अलग करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को लीनियर फॉर्म में लिखा। अब देखना, एक चीज याद रखना कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो एक स्ट्रैंड होगा वो हमेशा प्यूरिन रिच होना चाहिए। जब प्यूरिन रिच स्ट्रैंड होगा तो ही वो थर्ड स्ट्रैंड के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। अगर ये प्यूरिन रिच स्ट्रैंड होगा तो ही वो थर्ड स्ट्रैंड जो है, न्यू थर्ड स्ट्रैंड, उसके साथ वो नॉन वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग कर सकता है। पर अगर यहाँ पर कोई रैंडम है जैसे कि ये, तो ये कभी भी हुडसन बेस पेयरिंग नहीं कर पाएगा थर्ड स्ट्रैंड के साथ। इसलिए जो आपका ओरिजिनल जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसका जो एक स्ट्रैंड है वो हमेशा प्यूरिन रिच स्ट्रैंड होना चाहिए। तो अगर ये प्यूरिन रिच होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर ये पायरिमिडिन रिच हो जाएगा, है ना। तो अब थर्ड स्ट्रैंड कैसा होना चाहिए, तो थर्ड स्ट्रैंड जो है वो पायरिमिडिन रिच भी हो सकता है और प्यूरिन रिच भी हो सकता है। अगर थर्ड स्ट्रैंड पायरिमिडिन रिच है तो यहाँ पर होगा पैरेलली वो जुड़ेगा, मतलब जैसे ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो यहाँ पर अगर पायरिमिडिन रिच है तो वो ऐसे ही जुड़ेगा, मतलब 3 प्राइम तो यहाँ पर भी 3 प्राइम, और ये 5 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ऐसे ही जुड़ेगा अगर वो पायरिमिडिन रिच है। पर अगर थर्ड स्ट्रैंड प्यूरिन रिच है, तो थर्ड स्ट्रैंड अगर प्यूरिन रिच है तो ये एंटी पैरेलली जुड़ेगा। एंटी पैरेलली मतलब कि जैसे ये जुड़ा है ना, वैसे ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे एंटी पैरेलल ये जुड़ेगा। अगर पैरामीटर रिच है, पैरेलल है, तो ये होगा हुक्सटीन बेस पेयरिंग। अगर प्यूरिन रिच है, एंटी पैरेलल है, तो ये हो जाएगा रिवर्स हुक्सटीन बेस पेयरिंग। तो प्यूरिन रिच सीक्वेंस का होना जरूरी होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए में, ताकि वो थर्ड स्ट्रैंड के साथ बेस पेयरिंग नॉन वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग कर सके, हुक्सटीन बेस पेयरिंग कर सके। तो प्यूरिन रिच स्ट्रैंड का होना जरूरी होता है, होमोप्यूरिन ट्रैक्ट होना जरूरी होता है। ठीक है। अगर यहाँ पर आपका रैंडम सीक्वेंस आ जाएगा तो रैंडम सीक्वेंस जो है वो थर्ड स्ट्रैंड के साथ बेस पेयरिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हुक्सटीन बेस पेयरिंग में एक चीज याद रखना कि प्यूरिन आपको सिन कंफर्मेशन में मिलेगा। ठीक है, ये स्पेशल केस है। तो ऐसे तो प्यूरिन आपको एंटी में ही मिलता है, बट ये स्पेशल केस है जहां पर प्यूरिन आपको सिन कंफर्मेशन में मिलता है। ठीक है, और पायरिमिडीन हमेशा एंटी कंफर्मेशन में मिलता है। ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्या पढ़ा इसमें ट्रिपल हेलिक्स डीएनए में, कि सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो फॉक्सन क्रिक बेस पेयरिंग से जुड़ा होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो होना चाहिए आपका प्यूरिन रिच डीएनए स्ट्रैंड होना चाहिए। अब ये जो प्यूरिन रिच डीएनए स्ट्रैंड है ये थर्ड स्ट्रैंड के साथ बेस पेयरिंग करता है। थर्ड स्ट्रैंड पायरिमिडिन रिच हो सकता है और प्यूरिन रिच हो सकता है। अगर पायरिमिडिन रिच होगा तो वो होगा पैरेलल जुड़ेगा प्यूरिन के साथ और जुड़ेगा हुक्सटीन बेस पेयरिंग से। और अगर थर्ड स्ट्रैंड प्यूरिन रिच होगा तो ये एंटी पैरेलल जुड़ेगा जो आपका प्यूरिन रिच स्ट्रैंड है उसके साथ, और यहाँ पर हो जाएगा रिवर्स हुक्सटीन बेस पेयरिंग। ठीक है। अब कुछ आपके हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पोजीशंस के बारे में हमने पढ़ा था जब हम नाइट्रोजन बेस के पोजीशंस के बारे में पढ़े थे वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग में। तो अब यहाँ पर भी कुछ पोजीशन याद रखना है, जैसे कि वाटसन क्रिक में हम देखते थे 6 4 और 1 3, है ना। वाटसन क्रिक में हम देखते थे 6 4 और 1 3, तो हुक्सटीन बेस पेयरिंग में 6 4 और 7 3 हो जाएगा। जस्ट फॉर ये सिर्फ प्योरेंस के लिए हो जाएगा। ठीक है, प्योरेंस के लिए हो जाएगा। तो 6 4 और 7 3, और रिवर्स 16 बेस पेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 6 2 एंड 7 3, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है। जी क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए के बारे में। जी क्वाड्रुप्लेक्स मतलब 4 स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है, यहाँ पर जी क्वाड्रुप्लेक्स को हम टेट्राप्लेक्स भी कहते हैं, है ना। G4 टेट्राड भी कहते हैं। जी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गुवानिन रिच होते हैं। गुवानिन रिच आपस में, है ना, बॉन्ड बनाते हैं। कौन सी बॉन्ड? हुक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर भी हुक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रोल प्ले करती है। ठीक है,
ये जो है आपको देखने को मिलते हैं टीलोमेरिक एंड्स में, ठीक है। टीलोमेरिक एंड्स पे ये देखने को मिलते हैं, टर्मिनल एंड्स पे जो लीनियर जीनोम होते हैं उसके टर्मिनल एंड्स पे, जिसे हम टीलोमेरिक एंड्स कहते हैं, वहां पर ये आपको क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये ग्वानिन रिच सीक्वेंसेस होते हैं, और जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जी क्वाड्रुप्लेक्स के, उसे हम कहते हैं जी क्वार्टेट और जी टेट्रेट। जो जी क्वाड्रुप्लेक्स है उसको स्टेबलाइज कौन करता है? उसको स्टेबलाइज करते हैं मोनोवेलेंट कैटायन, जैसे कि K प्लस और Na प्लस, ठीक है। जी क्वाड्रुप्लेक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंट्रा और एक होते हैं इंटर। इंट्रा मतलब 4 जी रिच सीक्वेंस आपको देखने को मिलेंगे एक ही स्ट्रैंड में, और इंटर मतलब दो या दो से अधिक स्ट्रैंड्स आपको आपस में पेयरिंग करते हुए मिलेंगे। अब जो इंटर है उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एंटी पैरेलल और पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल हुआ तो दोनों सिन और एंटी कंफर्मेशन दोनों ही मिलता है, और अगर पैरेलल है तो जो ग्वानिन है उसका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा वो आपको एंटी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम इसे एक बार पाथफाइंडर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? हमने अभी देखा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पढ़ा, हमने उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है और कौन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, ये हमने जाना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा चारगाफ रूल के बारे में, कि एडविन चारगाफ ने कौन से रूल दिए हैं, वो हमने पढ़ा, ठीक है। और हमने देखा था टॉर्जन एंगल्स के बारे में, कि 7 टॉर्जन एंगल होते हैं, जिनमें से ग्लाइकोसिडिक टॉर्जन एंगल होता है और कुछ होते हैं बैकबोन टॉर्जन एंगल, ठीक है। ये हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमने बी डीएनए पढ़ा, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव हमने देखा था। मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव पढ़ने के बाद ये देखो, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव में ये यहाँ पे जो मेजर ग्रूव है N7, प्यूरिन का N7C6, और पायरिमिडीन्स के C4 एंड C5, और जो माइनर ग्रुप है वो है प्यूरिन एंड पायरिमिडीन के C2, ठीक है। ये हमने बी डीएनए पढ़ा और देन ए डीएनए, जेड डीएनए, इसके फॉर्म्स पढ़े, उसके कुछ कौन से फैक्टर्स रिलाई करते हैं वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने देखा है ट्रिप्लेक्स। ट्रिप्लेक्स डीएनए हमने पढ़ा, है ना। ट्रिप्लेक्स डीएनए पढ़ा, ट्रिपल हेलिक्स डीएनए, हुक्सटेन बेस पेयरिंग, रिवर्स हुक्सटेन बेस पेयरिंग हमने पढ़ा, उसकी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है, ठीक है। फिर हमने लास्ट पढ़ा जी क्वाड्रुप्लेक्स, दैट इज टेट्राप्लेक्स डीएनए। यहाँ पर भी हुक्सटेन बेस पेयरिंग के बारे में पढ़ा। तो आज हम क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम रिमेनिंग टॉपिक्स, कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं, कल की क्लास में न्यूक्लिक एसिड्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। एंड बिल्कुल आप कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ अपना CSIR नेट, सीजी सेट, ठीक है। तो हम दोनों मिल करके, हम सब मिल करके बहुत अच्छे से इस जर्नी को तैयार करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और क्वालिफाई करेंगे, ओके। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट और हैप्पी लर्निंग।